स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग दृष्टि क्विक बुक में विश्व का भूगोल पढ़ रहे थे। तो इसमें स्थलाकृतियों में हम लोग कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। सबसे पहला है ब्लो आउट यानी कि वातगर्त। वातगर्त किससे बनते हैं? पवन द्वारा निर्मित हैं। क्या होते हैं ये कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा ढीले व असंगठित मिट्टी के कणों को उड़ाकर जब गर्तों का निर्माण किया जाता है तो उसको कहते हैं ब्लो आउट यानी कि वात गर्त। सहारा के मरुस्थल में अपवाहन गर्त भी इनको कहते हैं। इनकी इमेज भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है। तो ब्लो आउट बनने का एक ये इमेज यहाँ पर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में लघु आकार वाली अपवाहन बेसिनों को बफेलो बालोस तथा मंगोलिया में बृहदाकार बेसिनों को पांग कियांग कहते हैं। अगला वायु से निर्मित होने वाली जो स्थलाकृति है ये अपर्दन के जरिए ही बनती है। इसका नाम है छत्रक सैल या गारा। देखिए इसका इंग्लिश जो नाम है वो भी याद रखेंगे क्योंकि अक्सर कर इंग्लिश नाम से ही पूछ लिया जाता है मशरूम रॉक, और ये पूछा भी जाता है। तो ये इस तरीके से इसका इमेज है। किससे बनता है? तो पवन के अपर्दन से। तो इसका आकार कुकुरमुत्ता या छतरी के आकार का होता है। इसको छत्रक सैल भी कहते हैं या मशरूम रॉक भी कहते हैं या गारा भी कहते हैं। सहारा के मरुस्थल में इनका नाम स्पेशली गारा कहा जाता है। ज्यूजेन। ज्यूजेन क्या है? तो ये भी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है पवन द्वारा निर्मित। तो इसमें क्या होता है कि कठोर चट्टानों से निर्मित ऊपरी सिरा टोपी की तरह नज़र आता है, जिसका निर्माण जो होता है मुलायम चट्टानों के अपर्दन के कारण होता है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि इसमें कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें जो होती हैं ये क्षैतिज अवस्था में होती हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हम इनकी बात करेंगे कि इनकी जो चट्टानें हैं किस अवस्था में हैं, तो अगर क्षैतिज अवस्था में है तो ज्यूजन बनेगा, और अगर यही चट्टानें लंबवत दिशा में हों या इस प्रकार से हों ऊर्ध्वाधर दिशा में तो उनसे यार्डंग बनेगा। ठीक है, वो आगे देख लेंगे। तो ज्यूजन जो बनता है वो चट्टानें अगर क्षैतिज अवस्था में हैं तो मुलायम चट्टानों के अपर्दन से बनता है ज्यूजन। तो ज्यूजन याद रखेंगे, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ड्राई कांटर क्या है? ये भी पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। तो जब स्थल पर पड़े चट्टानी टुकड़ों का आकार रेत युक्त हवा के प्रभाव से घिसकर चिकना और तिकोना हो जाता है तो इसको कहते हैं ड्राई कांटर। 3 फलक वाले बोल्डर को ड्राई कांटर, 8 फलक वाले बोल्डर को वेंटीफैक्ट कहा जाता है। तो ड्राई कांटर कहा जाए, वेंटीफैक्ट कहा जाए, पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं ये। यार्डंग जो है ये भी कठोर मुलायम संरचना की जब चट्टानें होती हैं तो मुलायम चट्टानों के अपर्दन से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी चट्टानों की दिशा होती है, चट्टान जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, ऊर्ध्वाधर इनकी लंबवत होती है। तो इसमें जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो मुलायम चट्टानें यहाँ से हवा से चली जाती हैं, तो पवन की दिशा समानांतर रूप में होती है इसीलिए। तो इसमें देखिए ये है एक यार्डंग का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग भी पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित है। जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है द्वीपीय पर्वत। इमेज में आप इसको देख भी पा रहे होंगे। ये कोमल चट्टानी संरचना जब अपर्दित हो जाती है तो कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में जमा हो जाते हैं, इसी को कहते हैं इंसेलबर्ग। किसके द्वारा निर्मित है? पवन द्वारा। जालीदार शिला। तो इसमें क्या होगा कि किसी पत्थर में जो मुलायम चट्टानें होंगी उनका अपर्दन हो जाएगा तो इससे जाली बन जाएगी, तो स्टोन लैटिस यानी कि जालीदार शिला बन जाएगी। तो होगा क्या कि पवन अपघर्षण द्वारा शिलाखंड के नम्य भागों को अपर्दित करके उड़ा ले जाएगी, कठोर भाग यथावत बना रहेगा तो जालीनुमा संरचना बन जाएगी, जिसको कहेंगे जालीदार शिला। किससे बनता है? पवन से। इसके बाद बात करते हैं प्लाया की। तो प्लाया बजादव अगर अक्सर कर पूछा जाता है इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। प्लाया जो है वो पवन की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, यानी कि बालू के जमाव से होता है। होता क्या है कि पर्वत पहाड़ियों के बीच बेसिन में अवसादों के जमाव से लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। बाद में जल की उपलब्धता होने पर यह उथले जल के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसी में निर्मित उथली झीलें ही प्लाया कहलाती हैं, इनको कहते हैं प्लाया झीलें। इसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के अपर्दन द्वारा जब सतह पर बने गर्तों में कालांतर में जल के रिसाव या अन्य कारणों द्वारा जल भराव होता है तो उसे प्लाया झील भी कहा जाता है।
उदाहरण के तौर पर थार रेगिस्तान में निर्मित खारे पानी की डिंडवाना झील एक प्लाया झील है। तो डिंडवाना झील कैसी झील है? एक प्लाया झील है। खारे जल के प्लाया को सैलिनास भी कहते हैं। क्या नाम दिए हैं खारे जल के प्लाया को? सैलिनास। प्लाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और लवणों के समृद्ध निक्षेप इसमें पाए जाते हैं। ऐसे मैदान जो लवणों से समृद्ध हों उनको कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहते हैं। तो कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र भी याद रखेंगे। इसके बाद है पेडिमेंट। पेडिमेंट जो है ये क्या होगा? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों के पाद पर मलबे रहित व मलबे सहित मंद ढाल युक्त और अपर्दित सैल सतह वाले मैदान को ही कहते हैं पेडिमेंट। अगला है निक्षेपणात्मक स्थलगति पवन की बालुका स्तूप सैंड ड्यून्स। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के प्रभाव से जब रेत का जवाब टीले के रूप में होता है तो उसको कहते हैं बालुका स्तूप। बरखान, सीफ, पैराबोलिक, अनुप्रस्थ या मंदर्द बालुका स्तूपों के प्रकार हैं। तो बरखान वगैरह अक्सर कर आपसे पूछा जाएगा। इसमें से बरखान इंपॉर्टेंट है। तो जो अर्धचंद्राकार टीले होंगे उनको कहेंगे बरखान और इनके दोनों किनारे नुकीले रूप में निकले हुए होते हैं। इसके बाद है लोएस। तो लोएस क्या होता है? तो ये पवन द्वारा निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति है बालू के जमाव से। तो पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू के बृहद निक्षेप को क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। इसके कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। चीन का भाग बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिम भाग में लोएस मैदानों का अत्यधिक विस्तार हुआ है। तो ये रहा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब इसके बाद पढ़ेंगे सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। सागरीय जल यानी कि सागरीय तरंग द्वारा। तो इसमें सबसे पहला आता है भृगु। इंग्लिश में याद रखेंगे इसको क्लिफ। क्या याद रखेंगे? क्लिफ। तो खड़ी ढाल वाले समुद्री तट को भृगु या क्लिफ कहते हैं। कैसा? खड़ी ढाल वाले। तटीय कंदरा या गुफा। यहाँ पे है तटीय कंदरा या गुफा को देख लेते हैं। तो भृगु की कठोर चट्टानों से जब समुद्री तरंगें टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं। इसी को कहते हैं कंदरा। तो कंदरा किससे बनता है? सागरीय तरंग से। पुलिन, बीच। बीच तो आपको वैसे भी याद रहेगा। ये सागरीय जल द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो तटीय भागों में बालू, बजरी, गुलास्म आदि के उथले जमाव से स्थलाकृति जो निर्मित होती है उसको कहते हैं पुलिन यानी कि बीच। तो इसका जो निर्माण होता है वो हाई टाइड और लो टाइड के बीच वाले स्थानों में होता है। भारत के पश्चिमी तटीय भागों में विकसित पुलिनों में जुहू पुलिन, मुंबई तट, गोवा तट के सहारे कोलबा, कलनगुट, अंजना आदि पुलिन जो हैं, केरल तट के सहारे कोवलम पुलिन, पूर्वी तटीय भागों में विशाखापत्तनम पुलिन और पुरी पुलिन अधिक महत्वपूर्ण है। तो इनसे आपसे पूछा सकता है कोलबा बीच कहाँ है? तो गोवा। कलनगुट, अंजना पुलिन वगैरह सब कहाँ है? तो गोवा के तट है। कोवलन पुलिन कहाँ है? कोवलन बीच तो केरल। पूर्वी तटीय भाग में आपका विशाखापत्तनम पुलिन है, पुरी पुलिन है ओडिशा। तो इस तरीके से बीच के स्थान पूछे जा सकते हैं। सागरीय जल द्वारा निर्मित है स्थित मेहराब, स्टैक और रोधिका। आर्क, स्टैक, बार्स। मेहराब क्या होता है? कंदराओं के विकास से जब गुफा में जल का बहाव आर पार होने लगता है तो मेहराब का निर्माण होता है। स्टैक क्या होता है? जब मेहराब के ध्वस्त हो जाने के बाद समुद्र में खड़ी स्तंभ के समान चट्टान को स्टैक कहते हैं। रोधिका भी निक्षेपण से बनता है। तो इसमें क्या होता है? समुद्र तट से दूर और समानांतर इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण ज्वारीय तरंगों और समुद्री धाराओं द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। जब किसी द्वीप के चारों ओर अपरदित पदार्थ के जमाव से रोधिका का निर्माण होता है तो उसे लूप रोधिका कहते हैं तथा किसी द्वीप को तट से जोड़ने वाली रोधिका को संयोजन रोधिका कहा जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ देख पा रहे हैं आप कि देखिए यहाँ पर टोम्बोलो जो है वो किस प्रकार से ये स्थलाकृति सागरीय तरंग द्वारा निर्मित है। इसके बाद स्पिट्स जो है आपके ये हैं और यही है आपका बैरियर आइलैंड रोधिका द्वीप। इसके बाद आता है कोस्ट लाइन, तटरेखा। तो तटरेखा किसके जरिए बनेगी? समुद्री जल के जरिए ही बनेगी, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो तटरेखा होगी इससे अंतरीप और खाड़ियों का निर्माण तटरेखा में होता है समुद्री तरंगों द्वारा। फियोर्ड तट क्या होता है? तो कुछ तटीय क्षेत्रों में हिमानी अत्यधिक मात्रा में अपरदन करती है और समुद्री सतह के नीचे तक गर्त का निर्माण करती है। कुछ समय बाद हिमानी पिघल जाती है और फियोर्ड तट उभर कर आता है। इसके तट लंबे, संकीर्ण व खड़े ढाल वाले होते हैं। जैसे नॉर्वे में फियोर्ड तट काफ़ी पाए जाते हैं। एक आता है डाल्मेशियन तट।
ये क्या होता है, तो ये समानांतर पर्वतीय श्रेणियों वाले भाग का धंसाव व जलमग्न होने से इस तट का निर्माण होता है। ये प्रमुख है यूगोस्लाविया में, तो यूगोस्लाविया का दाल्मेशियन तट इसका प्रमुख उदाहरण है। एक है इसी तरीके से रिया तट। तो रिया तट जो है नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के धंसाव से इस तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पश्चिमी तट जो है वो रिया तट कहलाता है। तट में और देख लेते हैं तो हैफा तट, हैफा कोस्ट। निम्न तटीय भूमि का समुद्री जल में डूब जाने से हैफा तट का निर्माण होता है। यह तट कटा फटा नहीं होता, इस पर घाटियों का अभाव पाया जाता है। इजराइल के हैफा शहर के पास अवस्थित तटाकृति इसका उदाहरण है तथा हैफा शहर के नाम पर ही इसको हैफा तट कहा जाता है। निर्गत तट, निर्गत तट जो है वो जलमग्न तट का ऊपर उठ जाने या जलस्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित तट को निर्गत तट कहते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट जो है वो निर्गत तट का उदाहरण है। इस प्रकार के तट पर क्लिफ, पुलिन, मेहराब और लैगून आदि मिलते हैं। लैगून जो है तो तट और रोधिका के बीच बंद या अंशतः बंद सागरीय जल को लैगून कहते हैं। वास्तव में यह खारे जल की झील होती है। यह पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा जल क्षेत्र से अंशतः या पूर्णतः जुड़ा हुआ उथले जल का क्षेत्र होता है, जैसे भारत के ओडिशा का चिल्का लैगून। तो इस तरीके से स्थलाकृतियों में जो प्रमुख थे जिससे निर्मित थे उनको हमने यहाँ पर पढ़ा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन सेट है 7 क्वेश्चन का, इसको देख लेते हैं। तो टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो पहला होगा टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। दूसरा क्वेश्चन है अपर्दन का कौन सा साधन यार्डंग का निर्माण करता है। तो अभी हम लोगों ने आज ही पढ़ा है कि वायु से निर्मित है यार्डंग। तीसरा है चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है। तो हमने आपको याद दिलाया था स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, जो लटकता है वो लेक्टाइट है। तो 3 का भी आपका आंसर सही हो जाएगा। पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे कहते हैं। तो समानांतर अगर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तो डाल्मेशियन फियोर्ड, रिया, तो इसमें डाल्मेशियन तट जो है वो समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से बनता है। तो 4 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें ब्लफ, कैनियन, रिफ्ट घाटी। तो इसमें जो है लगभग इसमें जो कैनियन है वो सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारे है पूछा है, तो कैनियन होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो अपनतीय, अभिनतीय, पूर्ववर्ती, रिफ्ट घाटी। तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो इंसेलबर्ग हम लोगों ने भी पढ़ा कि ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा चट्टान यानी कि रॉक्स। वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में विजिट करें, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।